बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम मोशन एंड फोर्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। डिस्क्राइब द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आप डिस्कस करें जबकि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रही हो। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। फर्ज करें कि एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रही है। इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज vi एंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम इंटरवल t इज vf, let the distance covered during this interval be s, then we have vf बराबर vi प्लस at। ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है, vf बराबर vi प्लस at। अब अगर हम s इक्वल vi प्लस vf ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई t, यानी s बराबर vit प्लस 1 ओवर 2 at स्क्वायर या vf स्क्वायर बराबर vi स्क्वायर प्लस 2as, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जबकि बॉडी जो है वो चल रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। These equations are useful only for the linear motion with uniform acceleration। ये इक्वेशन सिर्फ उसी वक्त ही इस्तेमाल होती हैं जब कोई बॉडी जो है वो एक लाइन के ऊपर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा। फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन ऑल वेक्टर कैन बी मैनिपुलेटेड लाइक स्केलर, यानी जितने भी वेक्टर हैं जब एक लाइन के ऊपर कोई बॉडी चल रही होगी तो हम उनको स्केलर के तौर पर डील करें। इन सच प्रॉब्लम द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी को हम पॉजिटिव देंगे। ए नेगेटिव साइन इज असाइन्ड टू क्वांटिटीज where direction is opposite to the initial velocity, और हमेशा नेगेटिव साइन उसी वक्त ही लेंगे जब वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से उल्ट हो, यानी उसके ऑपोजिट साइड को। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। स्टेट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में है तो हमेशा रेस्ट की हालत में ही रहेगा, और अगर कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ही अपनी वेलोसिटी से ही उसी वेलोसिटी से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से बैरूनी फोर्स अमल ना करे। तो इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि ये एक इनर्शिया है कि कोई बॉडी जो है अपने मैस की वजह से अगर जिस हालत में है उसी हालत में रहना चाहती है। अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहती है, अगर वो रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट में रहना चाहती है। इसलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू डू सो unless act upon some unbalanced external force। एक बॉडी जो रेस्ट की हालत में है वो रेस्ट में रहेगी, या कोई बॉडी मूविंग हालत में है तो वो मूव ही करती रहेगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट tending to maintain the state of rest or state of uniform motion is referred to as object of inertia. More the inertia, stronger is the tendency in presence of force. The mass of object is quantitative measure of its inertia. Inertia असल में मादे की बोक्सियत होती है जिसकी वजह से वो जिस हालत में है, अगर वो रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन की हालत में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, और इस खसियत को हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया का मास के साथ डायरेक्ट तल्लक है। जितना किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा
उतना ही उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, लेकिन इनर्शिया उसकी खसूसियत है, मास उसकी क्वांटिटी है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ जो होल्ड गुड हो, हमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन deal with the situation where a net force is acting on a body. It states that when a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. न्यूटन फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन में ये था कि एक बॉडी पर जब तक कोई ब्रूनी फोर्स अमल नहीं करती थी, उस वक्त तक वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन को या रेस्ट की हालत में चेंज नहीं लाता था। अब ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बयान करता है कि अगर कोई बॉडी है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल कर रही है, तो उसमें ऐसा होता है कि वो फोर्स जो है बॉडी के अंदर उसकी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सेलरेशन पैदा करती है, यानी उसकी फिर वेलोसिटी चेंज होती है। वो एक्सेलरेशन जो होती है, जितनी हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और बॉडी का जो मास होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम मैथमेटिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला ड्राइव करें तो वो कुछ इस तरह है, इफ ए फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन ए बॉडी ऑफ मास m, देन वी कैन स्टेट मैथमेटिकली दैट अगर हमारे पास कोई बॉडी है, उसका मास m है और उस पर हम फोर्स F लगाते हैं, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो लगाए गए फोर्स के रास्त मुतनासिब होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसी तरह जो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा वो उस बॉडी के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर दें तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सेलरेशन जो है ये प्रोपोर्शनल F ओवर m, यानी हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को इकट्ठे कर लिया। अब हम जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो A पर इक्वल K F ओवर m। अब हम क्या करते हैं, m को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास m A इक्वल K F आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर K की वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में अगर K की वैल्यू 1 पुट कर दें तो F बराबर m A ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की यानी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की सिमत में बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है, जो लगाई गई फोर्स के रास्त मुतनासिब होता है और उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। According to Newton's second law of motion, Newton can be defined as Newton। एक तो न्यूटन सैजन का नाम है और ये न्यूटन असल में क्या है, फोर्स का यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में। तो 1 न्यूटन कितनी फोर्स होती है ये हम देखना चाहते हैं। 1 न्यूटन is the force that produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 किलोग्राम। हमारे पास अगर 1 किलोग्राम का मास हो, कोई बॉडी हो, उस पर हम फोर्स अप्लाई करें और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस हो जाए तो हम कहेंगे कि लगाई गई जो फोर्स है वो 1 न्यूटन के बराबर है। Thus a force of 1 Newton can be expressed as 1 Newton equal 1 kilogram multiplied by 1 meter per second square। तो 1 Newton equal 1 kilogram meter per second square। Newton's third law of motion। To every action there is always an equal but opposite reaction। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें यह बताता है कि अगर कोई भी हम एक्शन करते हैं तो उसके उल्ट सिमत में उसका रिएक्शन होता है। जैसे आप एक गेंद को दीवार पर मारते हैं तो दीवार जो है वो गेंद को आपकी तरफ धकेल देती है। तो इसका मतलब है कि आपकी बाजू की जो ताकत थी वो रिएक्शन था
और जब दीवार ने गेंद को आपकी तरफ फेंका तो वो रिएक्शन था। इसी तरह दुनिया में कोई भी एक्शन हो जो फोर्स से रिलेटेड है और उस एक्शन का रिएक्शन होता है। लेट ए बॉडी ए एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी बी। फर्ज करें आपके पास कोई दो बॉडी है, बॉडी ए जो है बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। द बॉडी बी रिएक्ट अगेंस्ट दिस फोर्स एंड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द बॉडी ए। तो बॉडी बी जो है फिर उतनी ही फोर्स बॉडी ए पे लगाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है उसके ऑपोजिट होगी। एक्शन द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी इज द एक्शन फोर्स। अगर हम बॉडी ए की लगाई गई फोर्स बी के ऊपर उसको हम एक्शन कहें तो बॉडी बी ने जो ए पर फोर्स लगाई है उसको हम फिर रिएक्शन कहेंगे। रिएक्शन द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन ए इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ फोर्स। According to this law, action is always accompanied by a reaction force, and the two forces must always be equal and opposite. Note that the action and reaction forces act on different bodies. इसका मतलब ये है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बयान करता है कि हर एक्शन के साथ एक रिएक्शन होता है, लेकिन वो एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड के लिहाज से एक इक्वल होते हैं, लेकिन एक्शन जो है वो एक बॉडी पे होता है और रिएक्शन जो है वो दूसरी बॉडी पे होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी? यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी में क्या फर्क है? फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन। वेरिएबल वेलोसिटी को एक्सप्लेन करते हुए एक्सेलरेशन डिफाइन करें। गिव द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का यूनिट भी बयान करें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहले हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। कल भी आपको लेक्चर दिया था कि ए बॉडी सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करती है, फर्ज करें कि एक बॉडी जो है वो पहले 5 सेकंड में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय करती है और नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय करती है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है। वेरिएबल वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी जो है वो टाइम के इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय ना करे तो हम उसको वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। हो सकता है कि पहले 5 सेकंड में एक बॉडी जो है वो 5 मीटर फासला तय करती है और नेक्स्ट 5 सेकंड में वो 3 मीटर, और इसी तरह अगले 5 सेकंड में वो कुछ और फासला तय करती है, तो हम उसको वेरिएबल वेलोसिटी का नाम देंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन असल में क्या है कि बॉडी में जो चेंज आती है वो यूनिट टाइम के अंदर कितनी बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आती है वो यूनिट टाइम के अंदर कितनी आती है, उसको हम एक्सेलरेशन करते हैं। फर्ज करें कि आपके पास एक बॉडी है और उसकी वेलोसिटी, फर्ज करें कि पहले इनिशियल वेलोसिटी उसकी vi है और कुछ टाइम वक्फा t के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो vf हो जाती है। तो चेंज इन वेलोसिटी vf नफी vi, फर्ज करें कि पहले उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड और कुछ टाइम डेल्टा t के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। तो फर्ज करें ये 5 सेकंड में ऐसा होता है, तो आप ये करेंगे कि 20 में से 10 निकाल देंगे और 5 उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। मतलब ये है कि यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज आती है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी जो है उसको वर्टिकली ऊपर फेंका गया है। डिस्कस साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वजह से जो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको आप देखें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव रिलेटिव टू वेलोसिटी के लिहाज से। व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज इन एयर, जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो हवा में हो। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन द ऑब्जेक्ट विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जब बॉडी ऊपर को जा रही होगी तो ग्रेविटेशन फोर्स के असल में वो ऑपोजिट सिमत में जा रही है, तो दिस रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वेलोसिटी को हर लम्हे कम कर रही है, और हेंस द साइन ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g रिलेटिव टू वेलोसिटी v विल बी
टेकन एज नेगेटिव। और जब किसी चीज की वेलोसिटी कम हो रही हो और जिस फोर्स के तहत कम हो रही हो तो उस फोर्स के तहत जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो जब बॉडी ऊपर को जा रही थी तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स हम लगा रही थी, लेकिन वो ग्रेविटेशन फोर्स उसकी वेलोसिटी को कम कर रही थी, यानी उसकी वेलोसिटी हर लम्हे डिक्रीज हो रही थी। और जब वेलोसिटी में चेंजेस अंदाज से आए कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो हम उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। इसका मतलब है कि वो बॉडी जो ऊपर को जा रही है अपवर्ड मोशन वर्टिकली, और जी के तहत उसके अंदर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पैदा होगा वो नेगेटिव होगा। ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन द ऑब्जेक्ट विल मूव इन डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे वर्टिकली गिर रही है तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसको नीचे की तरफ ला रही है और हर लम्हे उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है जैसे जैसे वो जमीन की तरफ बॉडी जो है जमीन की तरफ आ रही है। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, और इस तरह हर लम्हे उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है और वेलोसिटी में चेंज आती है। Hence the sign of gravitation acceleration g relative to velocity v will be taken as positive। और इस तरह वेलोसिटी में जो चेंज आएगी और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन फोर्स के तहत पैदा होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस सिमत में ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है उसी सिमत में यानी वेलोसिटी में चेंज आ रही है। Can the velocity on object reverse the direction when the acceleration is constant? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो क्या वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है? इस तो अगर ऐसा हो सकता है गिव एन एग्जांपल, इसकी मिसाल दें। यस, हाँ, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन रिवर्स। एक बॉडी की वेलोसिटी जो है वो रिवर्स हो सकती है इफ इट्स डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इफ इट्स डायरेक्शन विद, अगर उसकी डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की तरफ हो, जिस तरफ में यानी एक्सेलरेशन है उसी सिमत में अगर उसकी डायरेक्शन हो। व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब हम किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं इट्स वेलोसिटी विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसकी वेलोसिटी जो है वो उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, व्हिच विल डिक्रीज टू जीरो, जो कि आखिरकार जीरो हो जाएगी, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द ग्रेविटेशन फोर्स। क्योंकि बॉडी जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हरकत कर रही है। एट द मैक्सिमम हाइट, ज्यादा से ज्यादा हाइट पर इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, इसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। आफ्टर दैट, उसके बाद द ऑब्जेक्ट विल मूव वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली नीचे आना शुरू होगा एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी रिवर्स। और इस तरह वेलोसिटी की सिमत जो है वो उसके उल्ट हो जाएगी। पहले वेलोसिटी की सिमत अपवर्ड ऊपर की तरफ थी, अब वेलोसिटी की सिमत नीचे की तरफ है। ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन कांस्टेंट, लेकिन एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, यानी ऊपर जाते हुए भी एक्सेलरेशन उतना ही होता है उसका मैग्नीट्यूड, और नीचे आते हुए भी उसका मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का वही होता है, लेकिन उसकी सिमत जो है वो उल्ट होती है। स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इस नीचे 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपने देखना है कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। एक बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग, जब उसकी स्पीड चेंज हो रही हो, तो ये दुरुस्त नहीं हो सकता। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ए कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। एक बॉडी उसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है जबकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड, इसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी फिर चेंज हो रही होगी, उसमें यानी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो बी स्टेटमेंट जो है ये दुरुस्त है। द स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, यानी फर्ज करें कि एक बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ के ऊपर चल रही है, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, लेकिन हर लम्हे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आती है। यानी आपको ये मालूम है कि वेलोसिटी में 2 तरह से चेंज आ सकती है, यानी एक तो उसकी स्पीड चेंज हो सकती है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ के ऊपर चल रही होगी तो हर लम्हे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है।
द स्टेटमेंट सी इज करेक्ट. An object can have a zero velocity even its acceleration is not zero. हाँ, एक बॉडी उसकी वेलोसिटी जो है जीरो हो सकती है, even its acceleration is not zero, क्योंकि उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है. An object subjected to a constant acceleration can reverse its velocity. हाँ, स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसकी पहले डिस्कस हो चुका है कि जब आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं या नीचे की तरफ बॉडी आ रही होती है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो सकती है. शुक्रिया.